यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। आज अपना नया टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, जैसा नाम वैसा ही काम होगा। क्यों प्रतिरोध? प्रतिरोध इसका मतलब कुछ तो ये अवरोध कर रहा है, कुछ तो ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, किसमें कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके लिए हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखने के पश्चात हम इसको विस्तार से समझेंगे, अगल बगल में किस प्रकार से क्या है। ठीक है, दूसरी ट्रिक से भी इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखना उचित समझता हूं। तो आइए पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें, यानी कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुणधर्म, वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो वह गुण ही क्या कहलाएगा? विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा, करता है। तो किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। कहलाता है। ठीक, तो इसकी ये सिंपल डेफिनेशन है, किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी चालक में। तो हम मान लेते हैं हमारे पास में कोई ये चालक है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या कोई चालक है। चालक है तो चालक में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करेंगे। ठीक है, गति करने में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह आयनों और परमाणु से इनकी क्या होगी? टक्कर होगी। ठीक है, टक्कर होगी। तो टक्कर होने से जो आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। कुछ क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। और ये जो अवरोध ही है वही क्या? आपका विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो चालक है, इस चालक पर यदि हम विभवांतर आरोपित करते हैं, तो विभवांतर आरोपित करने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुछ गति संशोधित हो जाती है। इनकी जो यादृच्छिक गति होती है, यादृच्छिक गति में कुछ परिवर्तन होता है, गति में कुछ संशोधन होता है। और फिर संशोधन होने के पश्चात ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके जिस प्रकार से आयनों और परमाणु से इस चालक के भीतर टकराते हैं, तो टकराने से इनकी गति में क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो चालक होगा, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है तो उसमें उस चालक में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन कम प्रवाहित हो रहा है तो हम ये बोलेंगे इसमें धारा कम प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए आपके पास में प्लास्टिक का तार है, तो प्लास्टिक के तार के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब जो हमारे लिए है वो किससे है? इलेक्ट्रॉन की गति से है। ठीक है, तो हम किसी चालक के भीतर एक ऐसा गुण ढूंढने का प्रयास करेंगे जो कि उस चालक की गति को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो परिवर्तित करने का प्रयास क्या है कि यहाँ जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आयनों परमाणु से टक्कर करेगा, और टक्कर करने में इसके लिए कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होगी। उसी बाधा का नाम क्या है? विद्युत प्रतिरोध।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके पास में मान लीजिए कि चालक हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, भिन्न भिन्न टाइप के चालक हैं। जैसे आपके पास में कोई एक तांबे का तार है, लोहे का तार है, चांदी का तार है, सोने का तार है, तो इन सब में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो अलग अलग टाइप से होती है। ऐसे नहीं कि जैसा लोहे में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से गति कर रहे हैं वैसे तांबे में गति करेंगे, जैसे वैसे एल्यूमिनियम में गति करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो प्रत्येक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। दूसरी बात है कि आपका जो प्रतिरोध है वह इस चालक की अन्य भौतिक राशियों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि ये आपका जो चालक है उसकी लंबाई कितनी है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, और दूसरी बात यह है कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो इत्यादि बातों पर भी आपका जो प्रतिरोध है वो निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम किन किन बातों पर प्रतिरोध की निर्भरता होती है, उन पॉइंटों को मैं लिख रहा हूं। तो पहले तो आप एक काम कीजिए, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ओनली यहां तक आपको ये विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा है वही आपको समझनी है। ठीक है, तो पहले तो आपका जो प्रतिरोध की निर्भरता लिख रहा हूं मैं, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। यदि आपको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं वही आप लिख लीजिए, प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो हम 3-4 बात करेंगे। प्रतिरोध की निर्भरता, जो सबसे पहली बात तो यह है कि इस चालक पर जो हम विभवांतर आरोपित करते हैं, तो विभवांतर आरोपित करने का तरीका क्या है। इस चालक पर आरोपित किए गए विभवांतर पर भी निर्भर करता है उस चालक का प्रतिरोध। ठीक है, नंबर बात 1, यानी कि विभवांतर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि इस चालक की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उस चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तीसरी बात, इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, यानी ए, यानी कि तीसरी बात क्या होगी, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए पर डिपेंड करता है कौन, प्रतिरोध। इसके बाद में नेक्स्ट कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका ताप, यानी कि ये ज्यादा गर्म है या फिर ज्यादा गर्म नहीं है। कहने का मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कौन, प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, एक चीज आपके अनुभव के आधार पर आप समझ सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब आप फैन को चलाते हैं या कूलर को चलाते हैं, ठीक है, तो उस फैन की जो गति हो जाती है, पंखे की जो गति होती है कुछ कम होती है। ठीक है, यानी कि पंखा यदि लंबे समय तक चल रहा है, धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है कुछ कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब गर्मी स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी कि कुछ सर्दियों के दिन और कुछ गर्मियों के दिन जो कि मार्च में होते हैं, ठीक है, मार्च या फरवरी के जो दिनों में यदि हम फैन को चलाएं तो फैन बड़ी स्पीड से चलता है, ऐसा क्यों। और गर्मियों में वही फैन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, गर्मियों में वही फैन, उसकी जो स्पीड है कुछ कम हो जाती है। ठीक है, जैसे गर्मियां फिनिश हुई और जैसे ठंड आने लगती है तो वही फैन फिर स्पीड से चलने लग जाता है, ऐसा क्यों। ऐसा उस फैन में जो तांबे की जो कुंडलियां बनी हुई होती हैं, तांबे के बहुत सारे तार उसमें लपेटे हुए रहते हैं और उन तारों का जो प्रतिरोध है वह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में उस तार है वो भी क्या हो जाता है, कुछ गर्म हो जाता है। उस तार का टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और प्रतिरोध बढ़ गया तो उस वायर में से जो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली थी वह विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका फैन गर्मियों में कुछ कम चलने लगेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में गर्मी है। गर्मी के कारण आपके जो फैन की जो कोयल वगैरह वो भी गर्म हो जाती हैं, फैन का जो भारी आवरण है वो भी गर्म रहता है और अपने रूम का जो टेम्परेचर वो भी कुछ ज्यादा रहता है। ठीक है, सब ये जो काम है, टेम्परेचर इंक्रीज होने वाले जो सब काम है वो क्या होते हैं, प्रतिरोध को बढ़ाने वाले कारक होते हैं। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का भी बहुत ही बड़ा रोल है कि इस पर प्रतिरोध कर। अब ये मैं सभी पॉइंट इस पे लिख रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट निर्भर करता है, तो देखें आप, तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए थे, इन 4 पॉइंटों को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, चालक तार पर आरोपित विभवांतर पर, चालक तार की लंबाई पर, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि आपके जो प्रतिरोध हैं वो कितने प्रकार के हैं, प्रकार क्या, इनके टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रतिरोध का मतलब है अवरोध करने वाला, अवरोध उत्पन्न करने वाला। किसमें, धारा में अवरोध उत्पन्न करने वाला। यदि प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा उस तार में कम प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हम ये
अपने व्यवहार में इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि जो आपका प्रतिरोध है वह किसी चालक का कम होना चाहिए। कम है प्रतिरोध तो वह धारा का कम यूज करेगा, ये सिंपल बात है। तो चलो अब हम देखते हैं प्रतिरोध के प्रकार के बारे में। ठीक है, ये चारों पॉइंट लिख लिए होंगे। डेफिनेशन लिखनी है, शॉर्टकट में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं सुंदर और स्वीट रूप से। प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। तो नंबर आपका 1 है ओमीय प्रतिरोध। वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के लिए या किसी चालक के लिए यदि V और I के मध्य यदि खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो वो हम क्या बोलेंगे कि ये है जो पदार्थ है या फिर ये जो चालक है वो क्या है, ओमीय प्रतिरोध है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि चालक पर जो आरोपित विभवांतर है उस चालक में प्रवाहित धारा की यदि समानुपाती है, इस नियम का पालन हो रहा है, तो इस प्रकार की जो पदार्थ हैं या प्रतिरोध हैं वो क्या कहलाएंगे, ओमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। ठीक है, इसका सेकंड जो पार्ट है वो है अनोमीय प्रतिरोध। क्या है, अनोमीय प्रतिरोध। अनोमीय अनोमीय प्रतिरोध, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। या फिर ऐसे प्रतिरोध जिनके लिए V और I के मध्य जो खींचा गया ग्राफ है एक सीधी रेखा न होकर एक वक्र के रूप में होती है, तो इस प्रकार के जो प्रतिरोध हैं वो अनोमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। ठीक है, तो 2 बात याद रखनी है आपको, जैसा नाम वैसा ही काम। ओमीय प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा अनोमीय प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वह क्या कहलाएंगे, अनोमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। अब ओम का नियम क्या है, तो V = IR, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V समानुपाती I। V समानुपाती I, ये दोनों समानुपाती हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, सीधा। यदि V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ सीधी प्राप्त हो रही है किसी प्रतिरोध के लिए तो वो कौन सा प्रतिरोध कहलाएगा, ओमीय प्रतिरोध। इसके अलावा यदि ये लाइन सीधी नहीं प्राप्त हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त हो रही है, ठीक है, वक्र के रूप में प्राप्त हो रही है, अलग अलग पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है, भिन्न कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये सभी कौन से प्रतिरोध कहलाएंगे, अनोमीय प्रतिरोध। चलो अब इसके बारे में कुछ मैं लिख देता हूं। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो ये दोनों की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो ओम के नियम का पालन करता है, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, बस इतना सा चेंज करना है। अर्थात के बाद में इन दोनों में क्या अंतर है, V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ, इसमें तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है और इसमें ग्राफ सरल रेखा प्राप्त न होकर क्या होता है, वक्र के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि वक्राकार होता है। जैसे कि आपको ये ग्राफ इधर दिख रहे हैं, यानी इधर हम V और I के मध्य यदि ग्राफ बना है तो क्या होगा, ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में होगा, ग्राफ यानी सीधा आएगा। ठीक है, बट अनोमीय प्रतिरोधों के लिए ऐसा नहीं होगा, ग्राफ एक सीधी रेखा में न आकर क्या हो जाएगा, वक्र के रूप में हो जाएगा। तो वक्र के रूप में होते ही हमें पता चल रहा है कि यहां पर वो है V समानुपाती I, ये नहीं है, ये रूल लागू नहीं हो रहा है, ये रूल लागू नहीं हो रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि ये ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है इधर। ठीक है, तो इन तीनों ही कंडीशनों में ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, टॉर्च का बल्ब है, तो टॉर्च के बल्ब में भी ओम के नियम का लागू नहीं होता है, चाहे टॉर्च का बल्ब हो चाहे अपना साधारण सिंपल बल्ब हो। ठीक है, डायोड है, जैसे कि आपके पास में डायोड कैसे बताऊं मैं, डायोड तो अभी अपने पढ़ा ही नहीं, पीएन संधि। ठीक है, तो डायोड के बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 16 में। अर्धचालकों से बने हुए होते हैं डायोड, उनके लिए है, तो वहां पर हमें अच्छे से समझ में आएगा ये ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा। और विद्युत अपघट्य पदार्थों में भी ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। यदि हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो ये V और I के मध्य, V और I दोनों एक दूसरे के क्या नहीं होते, समानुपाती नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवहार है वह अनोमीय व्यवहार भी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनोमीय व्यवहार।
क्या कहलाता है? ये अनोमीय व्यवहार कहलाता है। अब मान लीजिए ये लाइन यहां तक, तो मान लीजिए इसकी ये लाइन सीधी है, तो ये v है, y के क्या समानुपाती है। अब आगे चलकर ये इस लाइन को ऐसा जाना चाहिए था, बट ये ग्राफ आगे से ऐसे मुड़ जाए तो यहां पर क्या हो गया, इस पॉइंट के आगे फिर ये जो पदार्थ है वो अनोमीय व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। ये एक ओम के नियम की सीमा है, ये एक ओम के नियम है ना, जो आपने 20 समानुपाती पढ़ा था, इसकी एक कमी है, ये सीमा है कि कुछ परिस्थितियों में जो है वो वी आई के समानुपाती नहीं होता है, सब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन ये, यानी कि इसका उल्टा कर देना। ये समझ में नहीं आ रही है लिखी हुई, तो इसका उल्टा कर देना है। सरल रेखा की जगह आपको वक्र लिखना है, और ओम का नियम का पालन करता है, यहाँ पर क्या लिखना नहीं करता है। और इसके लिए अनोमीय प्रतिरोधों के लिए इसके नीचे आपको ये 3 ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि अनोमीय या ओमीय युक्ति क्या है। ओमीय युक्ति, अब प्रतिरोध की जगह नाम आ गया युक्ति, तो आपको तो ऐसा लगेगा इस तरह, ये तो आपने पढ़ाया नहीं, ये कहां से आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि यदि प्रतिरोध की जगह नाम युक्ति आ जाए तो हम ये लिखेंगे वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, वो या वे युक्तियां या वे डिवाइस या वे उपकरण जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उन उपकरणों के लिए वी और आई के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है। तो अनोमीय युक्तियां और ओमीय युक्तियां मतलब करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं जो युक्तियां ओमीय युक्ति, और अनोमीय युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। अब युक्ति की जगह मान लीजिए ये नाम आ जाएगा कि पदार्थ, यानी कि ओमीय पदार्थ क्षय करते हैं। तो आप यहाँ प्रतिरोध की जगह सीधा सीधा क्या नाम लिख दोगे, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको बहुत सारा थैंक यू।